जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं. I'll just wait for a minute to students to join. So meanwhile students are joining, we'll be just हम थोड़ा सा overview कर लेते हैं कि what we have been doing so far. Uh-oh, pen is not working today again. Not good. क्या मसला है भाई? Please give me a minute. I'll get this pen fixed. चलें, सॉरी फॉर द वेट. चलें, इस इनिशियली ये जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ये बनाया था कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जो यूजुअली हमारे पास जो प्रॉपर्टी टेबल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, और उन मेजर ऑब्जेक्टिव जो इस बुक के थे वी हैव लाइक ऑलरेडी कवर्ड देम. आज सिर्फ एक टॉपिक रह गया जिसमें डाउन-थाउजेंड इफेक्ट है. इट हैज़ नॉट really a lot of to do with the property tables, but it is an important effect that we are going to study today inshallah. तो इसमें हमने कुछ मैक्सवेल रिलेशनशिप्स हमने डेवलप किए, क्लेप्रॉन इक्वेशंस हमने डेवलप की, एंड क्लेप्रॉन इक्वेशंस वर फॉर आपके जो सैचुरेटेड लिक्विड है जो उस रिजीम के अंदर अंडर द कर्व इट इज़ एप्लीकेबल. और फिर हमने कुछ जनरल रिलेशनशिप्स निकाली थी CV, CP, DU, DH, DS की, क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि अनमेजरेबल हैं. इनके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है जो हम ये मेजर कर सकें. सो वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जैसे आपके टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, और उनसे हम इनकी इक्वेशंस हमने डिराइव की. एंड देन हमने उसमें देखा कि CP और CV ये चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आज हम I'll just wind up this chapter today, और उसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल्स ये जो इसके अंदर ही हैं ये देखेंगे. एक लास्ट आपका टॉपिक रह गया है, and it's something a bit different from what you've been studying, but actually it is also derived from these equations. तो इस वजह से इस टॉपिक को जो है they have actually put it in this chapter. It's Joule-Thomson coefficient, और Joule-Thomson coefficient आप इसको you can also just call it as, ये एक इफेक्ट होता है. there is an effect which is a Joule-Thomson effect, और उसके बेस पे कोफिशिएंट जो है वो हम आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे. अच्छा, Joule-Thomson इफेक्ट क्या होता है? अगर आपके पास एक स्प्रे वाली बॉटल है, ठीक है, जस्ट लेट्स फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल कि वो बॉटल होती है ना जिसमें से आपका नोजल होता है, आगे वो स्प्रे होता है, ठीक है. तो जब नोजल से आपका पानी बाहर आ रहा है, सो लेट्स सपोज आई एम रियली रियली बैड एट ड्राइंग, सो प्लीज forget me. Let's say this is
बॉटल, यहाँ पे एक हैंडल है जिसको आप प्रेस करें तो देर इज दिस nozzle here, यहाँ से like there is water here at some temperature T1 P1, ठीक है। और जब इस नोजल से शावर्स बाहर आएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट होगा, राइट, बिकॉज दिस नोजल हियर इट एक्ट्स एज अ, ये एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाएगा, राइट, ये एक थ्रॉटल, दिस विल बी अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है, डिपेंडिंग कि ये फ्लूइड, इट कुड बी एनी फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब यूजुअली जब ये थ्रॉटल प्रोसेस होता है तो इट्स यूजुअली थॉट के प्रेशर जो है वो डेफिनेटली इट इंक्रीजेस, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो यूजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। अब वो डिक्रीजेस के मतलब जब आप इसको, और दिस एक्चुअली मेक्स द बेस for your refrigerants, your cooling systems, your refrigerators, your air conditioners, ये जो concept है कि जब throttle process से गुजरता है एक fluid तो it experiences a change in definitely pressure and temperature. अब जो आपके रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उसके अंदर तो वी से कि जी द चेंज इज कि टेम्परेचर ऑलवेज रिड्यूसेस, जो आपके अगेन जो आपके एसीज हैं और जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें भी ऑलवेज से कि जब a fluid experiences or it passes through a throttle, temperature decreases. बट अभी हम देखेंगे कि इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि टेम्परेचर डिक्रीज हो। हम स्पेसिफिकली रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं जिनका जो अभी हम कुछ आगे पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी वो प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जिसकी वजह से व्हेन दे गोस अंडर अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस तो उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट देयर आर फ्लूइड्स जिसमें इवन आफ्टर पासिंग थ्रू द थ्रॉटलिंग प्रोसेस उनका टेम्परेचर या तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम एज इट वाज बिफोर गोइंग थ्रू द थ्रॉटलिंग, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं। तो असल में एक और चीज़ कि इस प्रोसेस में यहाँ पे आपके पास जो एंथैल्पी है इस फ्लूइड की इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। जो थ्रॉटल है, थ्रॉटलिंग है, इट्स अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ठीक है। So let's just again I'll be coming to the slides. Joule-Thomson coefficient असल में क्या करता है? The temperature behavior of a fluid during throttling process is described by Joule-Thomson coefficient, ठीक है। जो temperature behavior है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम usually ये करते हैं कि after throttling and throttling is a constant age process, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, आज के लेक्चर में दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि जो थ्रॉटलिंग है उसमें जो आपके पास ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस है जो DH है वो जीरो, यानी इट्स अ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। एक और चीज़ जो है ना आपने जहन में ये रखनी है कि जो आपके पास आइडियल गैसेस हैं, ये हमने लास्ट में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, जो आइडियल गैसेस हैं उनका जो आपके पास एंथैल्पी है दैट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर उनकी एंथैल्पी कांस्टेंट हो गई, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ओनली फॉर आइडियल गैसेस जो एंथैल्पी इट्स जस्ट अ सॉरी एच, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, ठीक है। ये दोनों बातें जरा ना जहन में रखिएगा। अच्छा, अब Joule-Thomson कोफिशिएंट कह रहा है कि जो आपके पास टेम्परेचर बिहेवियर है एक फ्लूइड का जो कि इट गोज टू इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, उसको एक्सप्लेन करता है या उसको बताता है कि हाउ वेदर द टेम्परेचर विल इंक्रीज, डिक्रीज और इट विल रिमेन सेम इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स, ठीक है। अब दिस फिगर हेयर यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये एक थ्रॉटलिंग, यहाँ पे थ्रॉटलिंग वॉल्व है और अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ कहा था प्रेशर इंक्रीज होता है बट प्रेशर डिक्रीज होता है, आई एम सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक थ्रॉटलिंग वॉल्व है इधर और आपके पास T1 P1 के ऊपर कोई फ्लूइड उस वॉल्व, उस चीज से गुजर, कोई भी एक थ्रॉटलिंग वॉल्व है, जैसे आपने पढ़ा है कि अक्सर आपने अपने पिछले सिस्टम्स में पढ़े होंगे कि थ्रॉटलिंग वॉल्व्स यूज होते हैं आपके डिफरेंट थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के अंदर। T1 और P1 के ऊपर आपके पास एक फ्लूइड पड़ा है। अब व्हेन इट पासेस थ्रू दिस थ्रॉटलिंग वॉल्व उसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब बिकॉज इट्स
it's just going out of a nozzle, it's going out of a throttle, तो प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाएगा और यूजुअली ये सोचा जाता है कि टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज. हाउएवर it's not the case. Sometimes temperature decreases, sometimes it may remain constant, and sometimes it increases. And to predict this behavior, we use Joule-Thomson coefficient, which is defined as a measure of change in temperature with respect to pressure during a constant enthalpy process. और constant enthalpy process का मतलब है during a throttling process इस particular equation के अंदर. सो आपका जाउल थॉमसन कोफिशिएंट U, या इसको आप म्यू जाउल थॉमसन T8 JT के लिहाज से भी आप इसको डिफाइन करते हैं. और इसका जो है what is it? It is actually a coefficient which measures the change in temperature with respect to pressure in a constant enthalpy process. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर इफ यू नोटिस कि ये जो इक्वेशन, अगर आपके पास ये जो म्यू है, इफ इट्स लेस देन 0 तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इफ इट्स इक्वल टू 0 तो आपका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इफ इट्स ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर है डिक्रीज होगा. यानी जो T2 है, जो आफ्टर थ्रॉटल आपका टेम्परेचर होता है, उसका बिहेवियर डिपेंड करेगा इस कोफिशिएंट की वैल्यू पे. तो अगर तो वो कोफिशिएंट आपके पास किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का, प्रोसेस का लेस देन 0 है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. अगर टेम्परेचर वो इक्वल्स टू 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ग्रेटर देन 0 में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. ठीक है. अब अगर आप इस ये जो जाउल थॉमसन, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें, लेट्स इमेजिन इफ यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में आप ये करें कि आपके पास कोई प्लग्स हैं, ठीक है, कोई प्लग्स हैं या कोई भी एक थ्रॉटलिंग वॉल्व है, और आपके पास कोई एक फ्लूइड है एट टेम्परेचर T1 एंड P1, तो आप उसको एक पोरस प्लग या किसी भी थ्रॉटल प्रोसेस के थ्रू आप गुजारते हैं, और ये जो फ्लूइड है इट्स एट अ फिक्स्ड एंथैल्पी. ठीक है. आप उसको किसी प्रोसेस के थ्रू, यानी ये कोई पोरस प्लग है यहाँ पे, या ये कोई भी थ्रॉटल है, कोई भी थ्रॉटल यहाँ पे वॉल्व है, तो राइट नाउ आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग विद अ पोरस प्लग, और इससे अगर आप इसको गुजारते हैं तो आपके पास T2 P2 डेफिनेटली चेंज होगा उस फ्लूइड का टेम्परेचर, प्रेशर, एंड देन यू टेक you just try to draw a plot, T and P plot आप उसमें आप ड्रॉ करते हैं. लेट्स से ये आपकी स्टेट 1 थी इधर, उसके बाद आपका प्रेशर विद डिक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. लेट्स से कि हम अभी उसको इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. यानी ये आपके पास यहाँ पे स्टेट 1 थी, स्टेट 2 थी. ठीक है. उसके बाद आप ये थ्रॉटल जो है इसका साइज, लेट्स से आप इसके पोर्स बड़े कर देते हैं, ये तो सेम रहेगा यहाँ पे ना, आप एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर दोबारा आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, और इसके आप पोर्स बड़े कर देते हैं, और फिर आप स्टेट पॉइंट 2 लेते हैं, इट विल बी समवेयर हियर, फिर आप यही फिक्स्ड रखते हैं और मजीद पोर साइज आप इंक्रीज कर देते हैं, और फिर से T2 P2 स्टेट पॉइंट लेते हैं, और इस तरह आप एक्सपेरिमेंट्स बार बार करते जाएंगे तो आपके पास एक लाइन फॉर्म होगी, और ये लाइन असल में आपके पास कांस्टेंट लाइन होगी एंथैल्पी की. ठीक है. इस तरह से आप TP डायग्राम जो है ऑब्टेन करते हैं, और जो आपकी ये इस तरह की डायग्राम फॉर्म होती है. ठीक है. जिसमें आप इसको फिक्स रखते हैं P1 T1 को, और P2 T2 वेरी करते हैं. कैसे वेरी करते हैं? बाय वेरिंग द पोर साइज ऑफ दिस थ्रॉटल या दिस पोरस प्लग. ठीक है. और इस तरह की आपकी you'll get a diagram like this, जिसमें ये एज आपकी constant line होगी. The careful look at its defining equation reveals that Joule-Thomson coefficient represents the slope of each constant line on a TP diagram. तो जो इसकी slope है, each constant line की जो slope है, it will actually reveal the Joule-Thomson coefficient. और इसमें अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस करें, और आप क्या करें कि आप ने एक, मतलब इसके बाद आप ये स्टेट पॉइंट 1 चेंज कर दें और दोबारा एक्सपेरिमेंट रन करें. ठीक है. एट अ डिफरेंट स्टेट के, एक पहले लेट्स से आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया हुआ था, खैर कम होगा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, चलो 180 किलो पास्कल आपका प्रेशर और 20 डिग्री टेम्परेचर था. इसके बाद आप 190 और 30 डिग्री के ऊपर जाके ये करें, तो आपके पास इस तरह डिफरेंट जो है ना वो लाइंस फॉर्म हो सकती हैं. ठीक है. इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप रिपीट करें.
और ये जो एक टीपी डायग्राम है, इट इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ कि आपके पास जो आपका फ्लूइड है वो कैसे बिहेव करेगा, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा आफ्टर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब उससे कैसे कि आपके पास ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक लाइन होती है ये वाली, जो कि दिस लाइन हेयर इज एक्चुअली यू जे टी इज इक्वल टू 0 लाइन। ठीक है, और some constant enthalpy lines on a TP diagram passes through a point of zero slope और जीरो जाउल थॉमसन कोफिशिएंट। ये लाइन आपकी इट्स जीरो स्लोप लाइन। ठीक है, या तो ये इसको आप जीरो स्लोप लाइन कह सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो जाउल थॉमसन कोफिशिएंट, यानी आपका जो म्यू जे टी है इट इज जीरो। ठीक है, और ऑब्वियसली यू नो कि अगर इस रिजीम के अंदर इस टेम्परेचर्स के ऊपर अगर आपके फ्लूइड होंगे तो उनका जो ये टेम्परेचर है ये जीरो होगा। इसकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ उस रिजीम के अंदर आपका जो जाउल थॉमसन कोफिशिएंट है इट्स ग्रेटर देन जीरो, और इसकी जो राइट साइड है उसमें आपके पास जो जाउल थॉमसन कोफिशिएंट है इट्स लेस देन जीरो। यानी जो आपके पास यहाँ पे कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख देती हूँ कि राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास, अच्छा ये जो लाइन है ये जीरो स्लोप लाइन है और इसको इन्वर्जन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन लाइन। ये जो जीरो स्लोप आपके पास लाइन है इसे इन्वर्जन लाइन कहते हैं। ठीक है, इन्वर्जन लाइन के लेफ्ट तरफ आपके पास यूजेटी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कि लेफ्ट में आपके पास क्या होगा कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा फ्लूइड का आफ्टर थ्रॉटलिंग, और राइट में आपके पास यूजेटी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड दिस आई एम टॉकिंग हियर बाय द डेफिनेशन, ये जो हमारे पास ये हमने यहाँ पे जो हमने इधर डिफाइन की थी इस डेफिनेशन के मुताबिक मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये आपके पास अगेन ये आपके पास होगी इन्वर्जन लाइन। ठीक है, ये होगी आपके पास इन्वर्जन लाइन, और इस लाइन के ऊपर आपके पास जो यूजेटी है इट्स जीरो, ये आपकी जीरो स्लोप लाइन है। राइट साइड पे आपके पास यूजेटी ग्रेटर देन जीरो है, जिसका मतलब है कि टेम्परेचर इसमें आपके पास कम होगा, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सॉरी ये लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल रही हूँ, राइट इट अगेन। जैसे यू जे टी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, इधर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और यहाँ पे लेस देन जीरो इधर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट पे your temperature will decrease and right पे your temperature will increase। ठीक है, किसकी लाइट पे, इन्वर्जन लाइन की। सो अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो यहाँ पे आई हैव टू मेंशन इज, let me read this first और फिर मैं next concept इसमें introduce करती हूँ। Some constant enthalpy lines on TP diagram, this is constant enthalpy lines, इनकी यहाँ पे जहाँ there are lines जहाँ इधर आपके पास UJT 0 है, इधर UJT 0 है, और इनको अगर आप join करें तो ये line आपके पास the line that passes through these points is called an inversion line। in constant जीरो स्लोप के अंदर या जीरो जो आपकी ये लाइंस हैं जीरो स्लोप लाइंस या पॉइंट सॉरी जो जीरो स्लोप पॉइंट्स हैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के, उनको आप ज्वाइन करेंगे तो you'll get a line which is called inversion line, and the temperature at a point where constant enthalpy interacts with the inversion line is called the inversion temperature। ठीक है, अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर समथिंग अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या शायद 68 डिग्रीज लिखा हुआ है आपके बुक पे, तो इट्स 68 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके अंदर मतलब अगर आपने हाइड्रोजन को एज अ लेट्स से रेफ्रिजरेंट यूज करना है तो आपको क्या चाहिए कि आप उसका टेम्परेचर लेस देन उसके इन्वर्जन टेम्परेचर यानी लेस देन 68 डिग्रीज पे हो, तो उसका जो है ना आपके पास लाइक आपका जो
इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के ऊपर जो आपका T1 है दैट शुड बी लेस देन आपका 68 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ओनली दिस केस आपकी जो है ना इस केस में जब इस टेम्परेचर पे आप थ्रॉटल करेंगे ओनली देन हाइड्रोजन कूलिंग इफेक्ट देगा। अच्छा वो कैसे आपको पता लगेगा? अगर इफ यू जस्ट नोटिस दिस लाइन, ये आपकी अगेन स्लोप जीरो लाइन है और जो आपका जाउल थॉमसन या जो थ्रॉटलिंग इफेक्ट होता है उसमें प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है? तो इट प्रोसीड्स लाइक दिस, प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। अगर आपका लेट्स से कोई भी फ्लूइड है, लेट्स से कि मैं इस फ्लूइड की बात कर रही हूँ और ये हाइड्रोजन है एट द मोमेंट, अगर आपका एंड हाइड्रोजन का मैं कह रही हूँ कि ये जो टेम्परेचर है ना, दिस टेम्परेचर हेयर इज 68 डिग्रीज, ठीक है? अगर इधर हाइड्रोजन का टेम्परेचर इज समवेयर, इधर आप इफ यू चूज कि इस पॉइंट पे आपने थ्रॉटल करना है एंड इट इज समवेयर लाइक लेट्स से 180 डिग्री सेंटीग्रेड और सो, अगर इस टेम्परेचर को आप T1 रखेंगे और इस पॉइंट पे थ्रॉटल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका थ्रॉटलिंग के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सी ये इंक्रीज हो रहा है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अल्टिल आप 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है? अगर आप 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे थ्रॉटल करना चाहते हैं, ठीक है, और आप इधर T1 सेलेक्ट करते हैं, 68 डिग्री पे हाइड्रोजन को आप थ्रॉटल करेंगे तो उसके बाद इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी कि अगर आप एक हाइड्रोजन, लेट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल कि आप हाइड्रोजन यूज करें, बिकॉज बुक में आपने हाइड्रोजन की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है या टेम्परेचर दिया हुआ है, जिन वर्जन टेम्परेचर है विच इज 68 डिग्रीज। आई सपोज 68 ही लिखा हुआ था, मेरे पास अभी बुक नहीं है लेकिन आई थिंक सो इट्स 68। बहरहाल अगर ये जो जस्ट अ मिनट, ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने बाद में ही सुनना है। अच्छा 68 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो टेम्परेचर है, अगर आप इस टेम्परेचर पे आप थ्रॉटल करते हैं हाइड्रोजन को इस टेम्परेचर पे, तो वो जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये देखें ये फिर लाइन निचली तरफ आती है, ठीक है? तो यानी आपने कोई भी फ्लूइड लेना है। अच्छा अब लेट्स जस्ट जेनरेट general statement, and the statement is not given in your book, but obviously ये सारी जो explanation है it implies this statement कि कोई भी fluid है और उससे आपने कूलिंग प्रोसेस लेना है थ्रू अ थ्रॉटल, ठीक है? यानी एक फ्लूइड है जिसको अपने थ्रॉटल से गुजारना है और आप चाहते हैं कि वो कूलिंग इफेक्ट दे, यानी टेम्परेचर 2 कम हो फ्रॉम द टेम्परेचर इट एग्जिस्टेड बिफोर एट T1, तो आपने उसका जो थ्रॉटल प्रोसेस है वो आपने इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर या उस टेम्परेचर से नीचे पे करना है। तो इट शुड बी 68 डिग्री सेंटीग्रेड और 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? उस फ्लूइड के इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा पे अगर आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट एट दैट टेम्परेचर आप करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, 68 डिग्रीज पे ही करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये 68 डिग्री इज आपकी वो पॉइंट है जहां पे आपका UJT इज 0, ठीक हो गया? आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, मतलब दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन। और ये जाउल थॉमसन ये जो इफेक्ट है, ये कोफिशिएंट है, आई विल पोस्ट अ वीडियो नीचे एक दो ना आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स। ये बहुत जगह यूज होता है, स्पेशली आपके जो आपके जो हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट्स होते हैं, बहुत सी जगहों पे ये जो है ना इफेक्ट्स कहीं पे जान के इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहीं पे इसको अवॉइड करने के लिए आपके वहाँ पे स्टेबलाइजर्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स एंड कोएफिशिएंट्स इन योर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? अच्छा अब वी नीड टू, हमने देख लिया कि हमारे पास UJT इन टर्म्स ऑफ delta T over delta P H, ये तो given है। Now we want to take out an equation जिसमें ये जो हमारे पास जाउल थॉमसन कोफिशिएंट है, it is presented in terms of specific heats which is CP और CV, pressure, specific volume and temperature। और ये we can use this, ये I think आपकी 12-15 इक्वेशन है, ये आपकी बुक से, मतलब दिस इक्वेशन वी हैव स्टार्टेड, हमने पीछे पहले इसको किया था, डिराइव किया था, बट अगेन यू डोंट नीड टू डिराइव इट। आप हम जब विल फिनिश डिराइविंग और जिसका फाइनल फॉर्म होगी दैट यू शुड बी कंसर्न अबाउट। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर अगेन अब इफ इट्स अ कांस्टेंट बिकॉज जाउल थॉमसन कोएफिशिएंट,
ये जाउल थॉमसन इफेक्ट इज ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस जिसमें आपके पास एच कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली एच कांस्टेंट है तो डी एच जीरो होगा, डी एच जीरो है तो आई कैन राइट इट एज जीरो। इसको जीरो करके आई चेंज इट टू द अदर साइड्स कि मैं सी पी माइनस सी पी डी टी एक तरफ ले जाऊं और v माइनस टी डेल्टा v ओवर डेल्टा टी पी एक तरफ ले जाऊं डी पी, ठीक है। और फिर मैं दोनों तरफ माइनस सी पी से डिवाइड कर दूं तो 1 ओवर माइनस सी पी इधर आ जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास डी टी की ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। डी टी की ये फॉर्म आ जाएगी जो कि इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और नाउ अगेन बिकॉज आई नो कि डेल्टा टी डेल्टा पी और यहाँ पे मेरे पास डी पी भी होगा, यहाँ से मेरे पास डी टी की फॉर्म आ गई। मैं इधर का डी पी अगर इफ आई जस्ट राइट इट कि मेरे पास, मैं इधर से इसको आगे लिख रही हूँ थोड़ा नीट करके ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो मेरे पास डी टी आ गया था -1 ओवर सी पी वी माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी पी डी पी। अब मैं डी पी को भी उधर ले जाऊं तो डी टी ओवर डी पी would be equal to this -1 over Cp V minus T del V del Tp, ठीक है। and we know कि this is equal to Jt, this is equal to Jt, ठीक है। तो from this we got an equation जिसमें Jt can be linked to कैन जो आपका कोफिशिएंट ऑफ जाउल थॉमसन कोफिशिएंट है म्यू जे टी इज इक्वल टू, या इट्स रिटन इन टर्म्स ऑफ योर स्पेसिफिक हीट्स, योर स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि कैन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये जो चले आई डोंट नो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ये सेंटेंस लिखने में, अगर आपके पास आइडियल गैस है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ जाउल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा? अगर आपके पास आइडियल गैस है, इट्स एन आइडियल गैस, तो उसका जाउल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? इसलिए कि जैसे आपने अभी कहा था कि टेम्परेचर उसके लिए चेंज नहीं होगा। यस, बिकॉज जो आपके पास आइडियल गैसेस है ना, उनका जो आपका चेंज इन जो उनकी उसमें जो आपकी एज है, इट इज व्हाट यू से ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपका मतलब अगर आपकी जो आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस ऑब्वियसली दिस सिचुएशन इज फॉर आइडियल, तो अगर आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तो आपका चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज योर एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और ये इन दिस ये वी हैव प्रूव्ड इट हियर, तो मैं अब ये प्रूव करने लगी हूँ कि आपको पता है कि आइडियल गैसेस के लिए V इज इक्वल टू RT ओवर P आपके पास होता है। अब इसको अगर आप इस इक्वेशन को आप t के लिहाज से आप इसकी डेरिवेशन कर लें तो डेल V ओवर डेल T कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा R ओवर T, ठीक है, R ओवर P, सॉरी, क्योंकि D हम प्रेशर के लिहाज से कर रहे हैं, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो R ओवर P हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास म्यू जे टी की आपके पास ये इक्वेशन है जो हमने ऊपर फिगर आउट की थी, इसमें अगर यहाँ पे यू पुट दिस वैल्यू, ठीक है, विच इज टी आर ओवर पी, क्योंकि ये टी बाहर है, द टी इज है, तो टी आर ओवर पी आपके पास आ जाएगा। और इसको अगर आप ओपन कर लें, आपको अगेन यू नो के योर वी इज एक्चुअली इक्वल टू योर टी आर ओवर पी, तो यहाँ पे भी आपके पास v आ जाएगा, v माइनस वी 0, तो ये आपके पास जो कोफिशिएंट म्यू जे टी है फॉर आइडियल गैसेस विल बी 0। एंड वाई इज इट 0? बिकॉज आपकी जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, और आइडियल गैसेस के लिए टेम्परेचर जो है वो आपकी एंथैल्पी के ऊपर होता है, दे बोथ आर जस्ट फंक्शन ऑफ ईच अदर, जिसकी वजह से आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट है तो आपका टेम्परेचर भी सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इस सारा जो कुछ अभी हमने पढ़ा है, इसको अगर नाउ आई जस्ट समराइज इट इन अ क्वेश्चन, तो आई कैन आस्क यू कि let's suppose, can you use ideal gases for your refrigeration processes? The answer is no.
Why no? Because ideal gases में enthalpy constant है, किसी भी constant enthalpy process के अंदर उनका temperature constant रहेगा, और refrigeration के लिए अंदर हमें throttling के बाद lesser temperature चाहिए होता है, तो ideal gases आपकी नहीं use होंगी. ठीक हो गया? So the enthalpy of an ideal gas is a function of temperature only, which requires that the temperature remains constant when enthalpy remains constant. So कुछ आपकी मज़ीद derivations हैं, लेकिन these derivations are not a part of your course. Only these equations are, and these equations are again derivated using the same processes that we have done before. लेकिन इसकी derivations are not a part of your course. You are only required to actually just learn these equations, और ये equations आपने अपने chapter 13 में भी use की थी, ठीक है? और इसकी ये equations क्या relate करती हैं, ये in generalized आपके पास enthalpy entropy की जो equations है, ये क्या, ये आपकी जो deviation होती है ideal gases से, तो आपकी जो real gases होती हैं उनकी जो behavior है, उनका जो HU इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी, उसको जो है ये एग्जिबिट कर रही होती हैं, ठीक है? और ये ZH और ZS आप डिटरमिन करते हैं जनरलाइज चार्ट से, जो हमने पहले प्रोसेस किया था, जिसमें हम क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर से हम जो है वो उनकी Z जो है वो हम फिगर आउट करते हैं. तो द enthalpy internal energy and entropy changes of a real gases can be determined accurately by utilizing generalized enthalpy or entropy departure charts to account for deviation from ideal gas behavior by using the following relationships. ठीक है? So that's all about this chapter. We are done with this chapter. और अब इसके अंदर we'll be looking at 4 examples. Example is कि how to evaluate HFG of a substance from PVT data. अब जब हम HFG बात करें, HFG means आपके पास enthalpy of vaporization है, और enthalpy of vaporization का हमने एक equation पढ़ी थी, क्लेप्रॉन equation, जो हमने निकाली थी, जो relate करती थी. तो उसको आप कैसे, मतलब अब आपने वो equation निकाली है, ठीक है? अब मैं आपको इफ आई जस्ट आस्क यू कि बताएं भी वो क्लेप्रॉन इक्वेशन यूज करें और एस्टिमेट करें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंपेयर इट विद द टेबुलेटेड डेटा. अब इसका मतलब ये है कि आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कुछ डेटा आपने कैलकुलेट किया होगा वाया योर, फॉर एग्जाम्पल 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपने कैलकुलेट किया होगा डेटा, ठीक है? और 20 डिग्री पे आपने निकालना है, ठीक है? वो बाउंडिंग एनालिसिस हम यूज करेंगे जो हम पहले करते हैं. अब ये जो टेम्परेचर है, ये हम इस केस में तो विल टेक इट फ्रॉम योर चार्ट्स, लेकिन जो चार्ट से हम अभी जो वैल्यूज लेंगे, यू वुड बी इमेजिनिंग इट, या आप उसको वो असल में वो वैल्यूज हैं जो आप यू विल बी मेजरिंग देम, ठीक है? कि लेट्स सपोज आप लैब में खड़े हैं और आप मेजर कर रहे हैं वो डेटा, आपने 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिया है, और उन 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपके पास है 2 डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर, बिकॉज हमें 2 प्रॉपर्टीज चाहिए होती है ना. तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स और 2 डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर आपने लिए, और उससे आपने फिगर आउट करना है किसी दरमियान के टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है? लेट्स से 20 डिग्रीज इन्होंने यहाँ पे दी है, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो आपके पास ये दिस इज द इक्वेशन आपके पास, जो कि आपके पास किसकी है, क्लेप्रॉन इक्वेशन. और ये यूज करते हुए हमने प्रूफ ये करना है कि जो चार्ट्स के अंदर डेटा है वो इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके निकाला गया है. तो किसी 2 पॉइंट्स के ऊपर ले लिया था, और उसके बाद ये इक्वेशंस यूज की गई, और वो चार्ट्स जो हैं वो फॉर्मुलेट हुए हुए, ठीक है? तो इसमें एक चीज जो आपको चाहिए वो VFG है, और वो VFG आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ले सकते हैं फ्रॉम द टेबल. और ये बिकॉज इट्स अ रेफ्रिजरेंट, इसके लिए टेबल डिफरेंट यूज होता है. आई थिंक इट्स A13 टेबल है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी कौन सा है. अभी ना मैं बुक्स से देख के आई राइट इट, आई कंफर्म कि ये कौन सा टेबल है. ओके, A11 है लिखा हुआ है, चले A11 है, आई वाज प्रीटी क्लोज दो. अच्छा, अब आपने दिस यू हैव टू एक्चुअली आपने
आपको पता है कि जो dp over dt है इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब जो चेंज इन प्रेशर है तो बाउंडिंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम इस टेम्परेचर से एक ऊपर वाला टेम्परेचर ले लेते हैं, एक नीचे वाला टेम्परेचर ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने टेम्परेचर्स लिए हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इन टेम्परेचर्स पे आपका जो प्रेशर था उसकी ज़ाहिर है 2 वैल्यूज़ होंगी और वो वैल्यूज़ क्या हैं, वो ये लिखी हुई हैं 646.18 और 504.68, ठीक है। यानी आप एक लैब में खड़े हैं, आपके पास एक रेफ्रिजरेंट है और आपने ना उसकी कैलकुलेशंस की हैं। अब आप लैब में हैं और आपने क्या किया है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रेशर मेजर किया है विच इज़ pressure at 24 degree centigrade which is 646.18। although कि ये वाले वैल्यूज अभी आप टेबल से ले रहे हैं बट यू हैव टू इमेजिन कि ये असल में आपने मेजर किए हैं, ठीक है। और एक आपने उससे कम टेम्परेचर पे ले रहे हैं यानी प्रेशर एट 16 डिग्री जो कि आपके पास 504.58 किलो पास्कल्स है, ठीक है। और इन ये अगर यू नाउ यू पुट इट हेयर, आप इधर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो HFG की वैल्यू है it is is one मतलब if you जी बेटा ये 24 और 16 की कोई ख़ास वजह है? हम इसको 22 और 18 भी तो ले सकते थे। ले सकते हैं सही। 24 और 18 भी आप ले सकते हैं, जी सही। ठीक है। बिकॉज ऊपर नीचे दोनों चेंजेस है ना तो वो इट विल मे बी थोड़ा सा आंसर आपका चेंज हो, यहाँ 182 है शायद 182.59 हो जाए, लेकिन आप ले सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे भी आप ले सकते हैं। मैंने वैसे ये करके देखा नहीं है लेकिन ले सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर ले सकते हैं। आप जरा करके मुझे कंफर्म कीजिएगा, जी ठीक। बट आई एम अगेन प्रीटी श्योर के ले सकते हैं, ठीक है। लाइक आई एम 99.9% श्योर, नेवर बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग, ऑलवेज लीव अ मार्जिन, ठीक है। तो ये जो है ना ये देखिएगा जरा, लेकिन इंशाल्लाह आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, अब जो टेबुलेटेड अगर अगेन आप गो टू द इफ यू गो टू द टेबल A11 और आप अगर रीड करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर HFG की वैल्यू तो इट विल बी 182.33 है और हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है, ये हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया तो थोड़ा बहुत चेंज आता है। अच्छा, अब यानी इस ड्रिल से मैंने आपको ये तो प्रूफ किया कि अगर आप एक लैब में खड़े होके आप दो डिफरेंट टेम्परेचर एक टेम्परेचर के ऊपर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर दो डिफरेंट प्रेशर्स निकालते हैं और उससे आपने किसी और टेम्परेचर का प्रेशर कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस किसी और टेम्परेचर के ऊपर HFG कैलकुलेट करना है यूजिंग दीज क्लेपरॉन इक्वेशंस, तो वो यू कैन डू दैट एंड दे विल बी सिमिलर टू व्हाट द वैल्यूज दैट आर पोस्टेड इन योर टेबल्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल्स हैं इनकी वैल्यूज दे कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज पीपल कीप ऑन रनिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। इट्स नॉट अ मैसिव चेंज, इट्स लेस देन 4%, तो हाईली एक्सेप्टेबल फॉर एनी इंजीनियरिंग की जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अच्छा, मैं ना बिल्कुल इस तरह के ना आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी अभी ना असाइनमेंट के लिए। अब जैसे ये तो रेफ्रिजरेंट का है तो मैं आपको किसी गैस का दूंगी, किसी मतलब और किसी चीज़ों के ना आई विल पुट दीज दे हैव टू बी सॉल्व लाइक इन अ सिमिलर वे। तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे ना तो आपको जाहिर है आ भी जाएगा सॉल्व करने, क्लियर इट विल बी क्लियर टू यू एज वेल, प्लस आपके लिए आसानी भी होगी फिगर आउट करने में कि हमने किया क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम कमिंग टू 3 more एग्जाम्पल्स और ये एग्जाम्पल्स से ज़्यादा ना ये प्रूफ हैं। दिस एग्जाम्पल इज़ कि आपने बताना है इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस आपने बतानी है, ठीक है। अब आपका ये लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन हियर कि डिराइव अ रिलेशन फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज एज अ गैस दैट ओबेज द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। आप लोगों को वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है क्या है, कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है आई गेस। चलें कोई नहीं, वो इक्वेशन हम अभी देख लेते हैं क्योंकि तलहा जो कि आप लोगों ने जो
कुछ इक्वेशंस थी। हाँ, जो TDS इक्वेशंस हैं वो आप लोगों ने थर्मो 1 में नहीं पढ़ी है, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एक्चुअली, बिकॉज दैट दोज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर थर्मो 1 कोर्स। बहरहाल अगर आपने नहीं पढ़ी तो इट्स ओके, मतलब वो जो भी उसमें रिलेशन है वो तो अब आपको नजर आ ही गई है कि TDS, वो जो आपकी गिब्स इक्वेशन थी या जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी, वो TDS रिलेशनशिप्स जो हैं डिफरेंट चीज़ों को लिंक करते हुए, उसके बाद आपके पास A है और G है जिनको वो आपस में लिंक करें, तो उनकी डेरिवेशंस में या उनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर देम एज इट इज, ठीक है, अगर वो आपने पहले नहीं पढ़ी जो हेल्महोल्ट्ज वगैरह उस तरह की हैं। अच्छा, आपके पास दिस इज द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट विच टेल्स कि जो प्रेशर है इट लिंक्स द प्रेशर टू योर दीज वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपकी वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, और आपने क्या बताना है कि इंटरनल एनर्जी चेंज एज अ गैस दैट ओबेज द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। अज्यूम आपने रिलेशन ड्राइव करनी है इंटरनल एनर्जी चेंज गैस की जो कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को ओबे करता है। अज्यूम दैट इन द रेंज ऑफ इंटरेस्ट CV वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन CV इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी CV की उन्होंने आपको वैल्यू दी हुई है और आपको कहा है कि ये आपने इस तरह की गैस के लिए आपने इक्वेशन निकालनी है इंटरनल एनर्जी चेंज की, जो कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को ओबे करती है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, बिकॉज हम इंटरनल एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हम इक्वेशन लेंगे। इसमें CV की वैल्यू हमें ये गिवन है यहाँ पे, और हमने इसको इक्वेट करना है, या इसको इक्वेट करके या इसको यूज करते हुए इस इक्वेशन को, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को, हमने एक ऐसी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज की इक्वेशन डिराइव करनी है जो कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को ओबे करती है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे आप वो कर लें, क्या कहते हैं, डेल पी डेरिवेटिव ले लें, डेल P ओवर डेल T, यानी विद रिस्पेक्ट टू T कीपिंग योर V कांस्टेंट, तो आपके पास A इज अ कांस्टेंट, तो आपके पास यू विल बी लेफ्ट विद R ओवर V माइनस B, ठीक है। You will get this equation if you take del P over del T keeping your V constant, ठीक है। और अगर अब आप इसको you just put this here और CV की जगह आप ये पुट कर दें तो you will get this equation, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन में आपने इधर you have ये जो आपके पास ये ये जो पार्ट है इक्वेशन का, इस जगह आपने ये पुट किए, और ये आपके पास दिस एरिया हियर, ये जो इक्वेशन का है, इट इक्वल्स टू A ओवर V स्क्वायर, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब अगेन आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें ये वैल्यूज, और इधर CV की भी लगा दें और उसकी भी वैल्यूज, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर लें, ये T1 से T2 है तो आपके पास C1 T2 माइनस T1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास V1 से V2 है तो ये इंटीग्रेट करके you'll get this equation, which is this equation is actually your change in internal energy, change in internal energy for a gas that obeys what, your van der Waals relation, ठीक है, equation of state, your van der Waals equation of state। अच्छा, इससे बिफोर डूइंग दिस एग्जाम्पल, ये भी हमने क्या किया है, आई जस्ट वॉन्ट, क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे मैम ये क्यों निकाली है, असल में ये इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी इट्स गिवन, लाइक यू हैव दिस इक्वेशन, आपने ये सिर्फ ड्रिल की है टू शो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका जो CP और CV है, दे बोथ आर यूज्ड टू कैलकुलेट योर R, ठीक है, आपका जो गैस कांस्टेंट है, दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड दिस यू नो, ठीक है। अभी हम इसको भी देखेंगे कि कैसे हम ये इक्वेशंस यूज करके वी एक्चुअली गेट दिस। तो ये 3 ड्रिल्स हैं जो कि हम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं और उनको हम जस्ट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड इसमें
हम क्या करने लगे हैं कि वी आर गोइंग टू शो कि इंटरनल एनर्जी for an ideal gas and for an incompressible substance is a function of its temperature only. Yani U is a function of its temperature only for an ideal gas and for an incompressible substance. ठीक है. अब इसके लिए ऑब्वियसली हम इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन लेंगे विच अगेन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है. अब हम अगर इसका ए पार्ट देखें, आइडियल गैस देखें, तो आपको पता है आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू आर टी आपके पास होता है. इसको आप अगर यू जस्ट डिफ्रेंशिएट इट, ये पी वी इक्वल टू आर टी को आप डेल पी को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू V, तो आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन. तो आपके पास व्हाट आर यू लेफ्ट विद, बताएं. अगर आप पी वी इज इक्वल टू आर टी को यू जस्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ओवर वी, आपके पास रह जाता है. ठीक है. उसके बाद आपके पास you have this equation here, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा दें which is आपके पास t del p over v, ये जो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, माइनस आपके पास p बच जाता है. अगेन दिस जो है दिस इज इक्वल टू p, तो p माइनस p इज 0. ठीक है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन वीव गॉट, एक रिलेशनशिप हमने निकाल लिया है कि कि आपका जो अगेन यू पुट ये आपका पूरी टर्म इट गोज 0, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म यहाँ पे रह जाती है. तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी. ठीक है. अब आपने ये तो बता दिया कि जो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है इट्स ओनली डिपेंडेंट, मतलब एक पार्ट इसका प्रूफ कर लिया कि इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन टी, लेकिन अभी इसमें आपके पास सीवी भी आ रहा है. तो आपने इसको फर्दर कंप्लीट प्रूफ करने के लिए आपने ये शो करना है कि सीवी इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ वी ईदर. ठीक है. तो वी टेक दिस इक्वेशन जिसमें सीवी है, इस इक्वेशन को लेके अगेन हम अगर इसको डेरिवेट कर लें डेल पी ओवर डेल टी with respect to keeping v constant, तो हमारे पास r over v आ गया. तो अगर again we put this in the equation that we just studied above, इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट कर दें तो इट्स 0. तो आपके पास जो डेल सी वी ओवर डेल वी है वो भी इक्वल टू 0 है. इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सी वी है इट ऑल्सो डज नॉट change with specific volume, therefore आपका जो आपके पास U है for an ideal gas is just a function of T only. ठीक है. अब B पार्ट था incompressible substance के लिए, और आपको पता है if it's an incompressible fluid तो उसमें जो V है it's 0, मतलब constant होता है आपके पास, सॉरी V आपके पास constant होता है और dV आपके पास 0 होगा. ठीक है. कि चेंज इनकम्प्रेसिबल है तो आप उसमें चेंज ही नहीं कर सकते. ठीक है. उसका वॉल्यूम यू नॉट गोइंग टू चेंज, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो टेकिंग दिस इक्वेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये जो आपने पढ़ी थी जब हम क्लेपरॉन इक्वेशंस के आगे हम फर्दर वो देख रहे थे, सॉरी क्लेपरॉन इक्वेशंस नहीं, जो हमने Cv और Cp की जो इक्वेशंस निकाली थी उसमें हमने फर्दर ये इक्वेशन वी टेबुलेटेड. और इसके अंदर बिकॉज आपके पास जो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो आपका dV है इट विल बी कांस्टेंट. तो आपके पास Cp इज इक्वल टू Cv इज इक्वल टू C, क्योंकि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है आपके पास. ठीक है. फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस. तो आपकी जो इक्वेशन A है इट विल रिड्यूस टू C dt. अगेन अब हमने ये शो करना है कि C डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एज वेल एंड नॉट ऑन प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम. यानी हाफ पार्ट ऑफ द इक्वेशन हमने प्रूफ कर लिया है कि जो हमारा जो हमारा इंटरनल एनर्जी है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. पर अब हमने प्रूफ करना है कि वो सी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. तो अगेन ये इक्वेशन लेके आपके पास क्योंकि v कांस्टेंट है तो इस वजह से दिस इज इक्वल टू 0, और इस वजह से द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ ट्रूली इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. ठीक है.
This we have proved. And this is the last example कि जिसमें हम specific heats का जो difference है ideal gas का वो निकाल रहे हैं, which is equal to universal gas constant जो आपके पास होता है. तो हमने असल में we have to prove this equation now कि Cp minus Cv is equal to R for an ideal gas. तो आप easily you can take this equation Cp minus Cv कि आप इक्वेशन लेके, और आपको पता है कि आइडियल गैस है, और आइडियल गैस के लिए आपके पास यू हैव दिस पी वी इज इक्वल टू आर टी. आप इसको डेल पी ओवर डेल वी ले लें विद कीपिंग टी कांस्टेंट, तो आपके पास यू गेट दिस रिलेशनशिप. और अगेन आप v को भी आप यूँ लिख सकते हैं, v मतलब यू जस्ट एक्सचेंज द प्लेसेस, और फिर डेल v स्क्वायर ओवर डेल p आप लें तो आपके पास r ओवर p स्क्वायर आता है. इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें इन दिस इक्वेशन, ये दोनों जो आपके पास चीज़ें हैं इनको इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास यू कैन जस्ट सिंपली यू नो कैंसिल आउट दीज थिंग्स, एंड आपकी जो Cp माइनस Cv है दैट इज इक्वल टू R आपका. और ये अगेन आपने ये वाला ये जो रिलेशनशिप है ये आपने बहुत दफ़ा यूज़ भी किया होगा, पढ़ा भी होगा जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं R, और आपको नाउ यू नो कि ये असल में हाउ इट वाज प्रूव्ड कि ये इक्वेशन होल्ड करती है. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. The good news is we are done with the boreous chapter of this class, this subject. इस चैप्टर के अंदर देयर इज नथिंग, मतलब आई कुड हैव यूजुअली ऐसे होता है कि ये पढ़ाया ऐसे जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, यू जस्ट टेल कि ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, एंड दैट्स इट. यू डोंट यूजुअली टेल, मतलब इसको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया भी ऐसे ही जाना चाहिए कि बस ऐसे 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 ये इक्वेशंस आ गई हैं, बस दैट्स इट. कैसे आई हैं वो nobody tells, nobody goes into that detail, but I included that because I thought कि ये ऑलरेडी बहुत ना एक वो कंफ्यूजिंग सा चैप्टर होता है कि व्हाट आर वी डूइंग, जब हमारे टेबल्स हैं तो हमने इतनी ड्रिल में क्यों जाना है ना. बट एट इंजीनियर्स नाउ यू नो कि ये टेबल्स कैसे आते हैं, और यही मकसद था इस चैप्टर का. और जो डिफरेंट जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो गैस लॉज हैं, उनकी बेसिक इक्वेशंस वो कैसे डिराइव होती हैं, वो ऐसे कि कोई मैथमेटिशियन था जो बस कुछ जो है ना आधी नींद में जैसे नहीं होते, ये गालिब वगैरह कहते कि वो जब शेर लिखते थे तो वो थोड़ा सा हाई होके लिखते थे, तो मुझे लगता है भी हाई होके बैठ जाते थे और बस इंटीग्रेशन और डेरिवेशन किए जाते थे, और इस तरह से दे एक्चुअली फॉर्मुलेटेड डिफरेंट इक्वेशंस. सो दिस चैप्टर एक्चुअली गेव यू अ बैकग्राउंड ऑन हाउ दीज इक्वेशंस वर कैलकुलेटेड. ठीक है, तो अब नाउ आई विल पोस्ट एन असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस chapter, and while doing those assignments you would be clear कि you will be getting मतलब अगर जो आपके इंशाल्लाह hopefully face to face exam होगा, उन assignments के trend पे ही आपको पेपर आएगा. तो आपने असल में पेपर में क्या करना है, या आपने इस चैप्टर में क्या किया है, आपको क्या चीज़ें याद करनी हैं और क्या चीज़ें हैं जिनकी डिटेल्स में नहीं जानी. तो आई प्रॉमिस यू इफ़ यू डू द असाइनमेंट योरसेल्फ, इफ़ यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, यू विल बी गुड टू गो विद योर फाइनल एग्जाम, अगर फाइनल एग्जाम में कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी 20 आप लोगों की ये असाइनमेंट सबमिट हो जाए तो मैं वो ये अब इस चैप्टर की असाइनमेंट भी दे दूंगी. नेक्स्ट अब हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, एक डायनामिक मशीन लर्निंग है और एक थर्मोडायनेमिक्स. इसी अच्छा वो जो डायनामिक मशीन है इट्स फ्रॉम अनदर चैप्टर अनदर बुक, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी. अभी नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है वो कुछ हमारे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, और वो आई थिंक आपका चैप्टर 15 है. मैं आपको ना इंशाल्लाह मंडे को बता दूंगी कौन सा चैप्टर है, तो वो इंशाल्लाह विल स्टार्ट ओवर, and that will be a fun मज़े का चैप्टर होगा इंशाल्लाह. तो if you have any questions आप पूछ लें, अगर नहीं है तो I think we can just end the class now. चलें, आपको अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन हो तो you can ask me. कुछ बच्चे पूछ लेते हैं और जो बाकी बच्चे नहीं पूछते या तो उन्हें समझ आ जाती है या फिर वो समझ नहीं रहे साथ साथ. लेकिन आई रिक्वेस्ट यू और कि प्लीज़ बच्चों साथ साथ इसको देखें. आप लोग ऑलरेडी डिस्टेंट लर्निंग में हैं. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट्स टफ ऑन यू, इट्स टफर ऑन यू, बट बिलीव मी इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन. आई नो कि आप लोगों को बहुत से सब्जेक्ट्स को मैनेज करना पड़ता है एंड इट्स जस्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ फॉर यू. इट्स वेरी टफ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें. इट विल बी ओवर सून.
तो ज़रा थोड़ा सा सब्जेक्ट को ध्यान दें, साथ साथ करते जाएं और परफॉर्म। आई वुड रियली वांट कि आपकी क्लास का चंक, एक मेजर चंक हो वो ए और बी प्लस में आ रहा हो, और मुझे बी से नीचे कोई ग्रेड ही ना देना पड़े। एंड आई विल बी हैप्पी टू नॉट गिव, like I will try to not give, but for that you have to try to get into that regime, ठीक है। तो आपको जो बस मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ देखते जाएं, होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरी ही होगी और ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अपना ख्याल रखें एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।